डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। शनिवार का दिन वही होता है जब छात्र बिना अलार्म के अपनी मर्जी से देर तक सोते और धीरे धीरे दिन की शुरुआत करते। लेकिन आज सूरज उगने से पहले ही जयपुर विश्वविद्यालय के गेट से दर्जनों छात्र स्कूल बैग कंधों पर लटकाए उत्साह में बाहर निकल आए। इतनी सुबह उठने की कोई शिकायत उनके चेहरों पर नहीं थी, बल्कि हर चेहरा उमंग और जोश से चमक रहा था। आज था स्प्रिंग आउटिंग का दिन, वह दिन जब वे दक्षिणी प्रांत के खूबसूरत लिशी की सैर पर जा रहे थे। तभी एक शानदार बस छात्रों के सामने आकर रुकी। अमित यादव ने रजिस्टर खोलकर कहा, राहुल भाई ने अपनी गाड़ी से हवाई अड्डा जाने का फैसला किया है। मैं पहले रोल कॉल लेता हूँ। मोहन गुप्ता हाजिर। ... चिराग गुप्ता हाजिर। हर नाम के साथ अमित रजिस्टर पर निशान लगाता। काउंसलर सुनील यादव इस आउटिंग में शामिल नहीं थे, इसलिए रोल कॉल का जिम्मा राहुल शर्मा का था। लेकिन राहुल पिछली रात सागर सिटी में था, तो अमित ने ये काम संभाल लिया। कुछ देर बाद रोल कॉल पूरा हुआ। अमित ने पूछा, करण सक्सेना और चेतन सक्सेना आए हैं? कुछ सहपाठियों ने जवाब दिया, करण घर गया था। उसने कहा, वह आज हवाई अड्डे पर मिलेगा। चेतन कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर था, उसने भी हवाई अड्डे पर मिलने की बात कही। ठीक है, सब बस में चढ़ो, अमित ने कहा। छात्र उत्साह से चिल्लाए और बस में सवार हो गए। सीटों पर बैठते ही बातों का दौर शुरू हो गया। शनिवार की सुबह होने की वजह से सड़कें खाली थीं। आधे घंटे में ही बस हवाई अड्डे पर थी। उसी वक्त राहुल अपनी पगानी हुयायरा गाड़ी लेकर पार्किंग में पहुंचा। सहपाठियों को देखकर उसने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, सबको सुबह बखैर। सब आए हैं, करण और चेतन बाद में आएंगे, अमित ने बताया। ठीक है, चलो अंदर वीआईपी लाउंज में थोड़ा आराम करते हैं, राहुल ने कहा। उसने सबको ग्रीन चैनल से सीधे वीआईपी लाउंज में ले जाया। अमिता यादव जैसे कुछ को छोड़कर ज्यादातर ने पहले कभी वीआईपी लाउंज नहीं देखा था। कुछ तो पहली बार हवाई जहाज में चढ़ने वाले थे। लाउंज की शानदार सजावट, मुलायम सोफे और चमचमाती रोशनी देखकर वे हैरान रह गए। राहुल ने कहा, सुबह का नाश्ता तो शायद किसी ने नहीं किया। यहाँ जो चाहे खा लो। कईयों की नजरें पहले ही लाउंज के लजीज खाने और शानदार ड्रिंक्स पर थीं। राहुल की बात सुनते ही वे ट्रे लेकर दौड़ पड़े। हर कोई मुंह में मक्खन जाम लगी टोस्ट, क्रोसेंट्स और फ्रेश जूस डालकर तारीफ करने लगा। क्या स्वाद है, पहली बार इतना लाजवाब बुफे खाया, मेरे लिए भी। तारीफों के बीच उनके पेट गोल होने लगे। करण और चेतन अभी तक क्यों नहीं आए? फ्लाइट तो 9:30 की है, टाइम हो रहा है। हाँ, फोन करके रिमाइंड कराते हैं, वरना हमारी क्लास टूर अधूरी रह जाएगी। कुछ ने फोन निकाले। करण ने बताया कि वह हवाई अड्डे पर है और जल्दी आएगा। थोड़ी देर बाद वह लाउंज में हाजिर था, लेकिन चेतन का फोन नहीं उठा। 9:30 करीब आते ही छात्र बेचैन होने लगे। राहुल ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, हवाई जहाज हमारा इंतजार करेगा। क्या हवाई जहाज इंतजार करेगा? एक सहपाठी ने हैरानी से पूछा। शायद, आखिर हम इतने सारे हैं, दूसरे ने कहा। तभी सनग्लासेस और टोपी पहने कुछ लोग लाउंज में दाखिल हुए। उनमें से एक पतला सा शख्स बोला, आप सब एक साथ टूर पर जा रहे छात्र हैं ना? एक बात बताता हूँ, हवाई जहाज किसी एक या ग्रुप के लिए इंतजार नहीं करता। अपने सहपाठी को दूसरी फ्लाइट लेने को कहो और जल्दी बोर्डिंग करो। इतने सारे टिकट बर्बाद मत करो। उसने छात्रों की बातें सुन ली थी और सलाह दे रहा था। वह खुद कभी छात्र था और जानता था कि इतने सारे सहपाठियों का एक साथ घूमना कितना खास होता है। अगर टिकट बर्बाद हुए तो मूड खराब हो जाता। तभी एक सहपाठी चिल्लाया, आप ... हीरक मेहता सर हैं। उसने उसे पहचान लिया। हीरक ने सनग्लासेस उतार दिए। हाँ वही, अरे सच में हीरक सर, मैं आपका जिंदगी की खोज शो बहुत देखता हूँ। एक और सहपाठी ने पास के मध्यम आयु के शख्स को देखा। आप रमेश चंद्रा सर? हाँ मैं ही। रमेश ने सनग्लासेस उतारे। हे भगवान, सहपाठी चिल्लाया। आप शालिनी पांडे मैम? एक पतली महिला की ओर देखकर पूछा। हाँ, शालिनी ने टोपी उतारी। और आप दीपक सक्सेना सर? आखिरी शख्स की ओर देखकर पूछा। बिल्कुल, दीपक ने सनग्लासेस उतारे। लाउंज में उत्साह की लहर दौड़ गई। क्या लकी दिन है। हीरक सर, ऑटोग्राफ प्लीज। रमेश सर, फोटो ले सकते हैं। शालिनी मैम, ऑटोग्राफ। दीपक सर, ऑटोग्राफ। सहपाठी उन्हें घेरने लगे। हीरक और बाकी बेहद मिलनसार थे, तभी तो इतने मशहूर थे। उन्होंने हर उचित मांग मानी। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। चेतन सक्सेना पसीने से तरबतर दौड़ता हुआ आया। सॉरी, मैं लेट हो गया। सब ने उसे देखा और सेलिब्रिटीज के उत्साह से बाहर आए।
कुछ ने फोन देखकर चिल्लाया, अरे 9:40 हो गए, फ्लाइट तो गई, अब क्या करें? ऋषि नहीं जा पाएंगे। सुबह की उमंग अब मायूसी में बदल गई। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो, हवाई जहाज नहीं गया, वह हमारा इंतजार कर रहा है। हीरक ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी काउंटर पर जाओ, शायद दूसरी फ्लाइट मिल जाए। तभी 2 एयर होस्टेस तेजी से आईं। एक लंबी होस्टेस ने मधुर स्वर में कहा, श्री शर्मा, क्या आपके सभी सहपाठी आ गए हैं? सबकी नजरें उन पर टिकीं। तारांकन, क्या हवाई जहाज सचमुच इंतजार कर रहा है? तारांकन, राहुल ने सहजता से कहा, हाँ, सब आ गए। क्या थोड़ा आराम करना चाहेंगे या अभी बोर्डिंग करें? होस्टेस ने मुस्कुराकर पूछा। अभी बोर्डिंग करते हैं, राहुल ने कहा। ठीक है, इधर से, होस्टेस ने हल्का झुककर रास्ता दिखाया। राहुल ने सहपाठियों से कहा, चलो बोर्डिंग करते हैं। हाँ ठीक, सहपाठी उलझन में थे लेकिन साथ चल पड़े। जब वे चले गए, हीरक ने हैरानी से कहा, ये चले गए? हाँ, जाहिर है, रमेश ने कहा, लेकिन फ्लाइट तो 9:30 की थी। क्या हवाई जहाज सचमुच इंतजार करता है? हीरक ने पूछा। रमेश ने कंधे उचकाए। तभी लाउंज में ब्रॉडकास्ट गूंजा, फ्लाइट C1118 के यात्री कृपया ध्यान दें, ऋषि जाने वाला विमान तैयार है, कृपया गेट B25 पर बोर्डिंग करें। रमेश बोले, हमारी फ्लाइट आ गई, चलो। हीरक सवालों के भंवर में डूबा चला। एक एयर होस्टेस को देखकर उसने पूछा, क्या फ्लाइट किसी का इंतजार कर सकती है? होस्टेस को उसका सवाल अजीब लगा। हीरक सर, जैसे लोग तो अक्सर फ्लाइट लेते होंगे, फिर ये सवाल? तारांकन, उसने पेशेवर मुस्कान के साथ कहा, हमारी फ्लाइट का समय सख्त होता है, हम किसी का इंतजार नहीं करते। हीरक ने पूछा, लेकिन अभी कुछ छात्रों के लिए फ्लाइट रुकी थी। होस्टेस ने हंसकर कहा, ओह, आप श्री शर्मा की बात कर रहे हैं, उन्होंने भारत एयरलाइंस का एक बड़ा यात्री विमान बुक किया है। हीरक, रमेश, शालिनी और दीपक के मुंह आधे खुले रह गए। उधर राहुल और सहपाठी विमान में सवार हो चुके थे। कुछ के लिए यह पहली फ्लाइट थी। वे उत्साह से इधर उधर देख रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। एक एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर पूछा, श्री शर्मा, क्या आपके सभी सहपाठी यहाँ हैं? हाँ, राहुल ने कहा। क्या विमान टेक ऑफ के लिए तैयार है? उसने पूछा। हाँ, राहुल ने जवाब दिया। ठीक है, होस्टेस चली गई। चिराग ने चिल्लाकर कहा, क्या खूबसूरत होस्टेस है। बिल्कुल, अमित ने सहमति जताई। विमान ने तेज रफ्तार से उड़ान भरी, बादलों को चीरता हुआ नीले आकाश में पहुंचा। ये नज़ारा देखकर सब हैरान रह गए। 1.5 घंटे बाद विमान ऋषि में उतरा। होस्टेस की विदाई के बीच सहपाठी बाहर निकले। ये ऋषि है, हवा कितनी ताज़ा है, आकाश इतना नीला। राहुल और सहपाठी बाहर निकले, जबकि हीरक, रमेश, शालिनी और दीपक सनग्लासेस और टोपी पहने चुपके से उतरे। दीपक ने आह भरी, स्टार होना मुसीबत है, अगली फ्लाइट में शांति चाहिए, कब बेफिक्र उतर पाएंगे? शालिनी ने कहा, शायद कभी नहीं। रमेश बोले, बहुत आसान है। सच में? दीपक और शालिनी ने उत्सुकता से पूछा। हीरक से कहो, प्रोग्राम टीम से एक विमान बुक करवाए, जैसे उन छात्रों ने, फिर चाहे विमान में उछलो। दीपक और शालिनी ने हीरक की ओर देखा। हीरक ने खांस कर कहा, विमान तो अभी मुश्किल है, लेकिन लग्जरी गाड़ी हो सकती है। उसने पास आती GL8 की ओर इशारा किया। देखो, हमारी गाड़ी। उसी वक्त एक शानदार मर्सिडीज बस राहुल और सहपाठियों के सामने रुकी। सब उसमें सवार हो गए। हीरक, रमेश, शालिनी और दीपक ने GL8 और मर्सिडीज को देखा, फिर हीरक की ओर। हीरक सर, ये है आपकी लग्जरी गाड़ी। तारांकन, हीरक खांसने लगा। युवा जोश को कोई थकान नहीं छूती। सुबह जल्दी उठने, फ्लाइट की उड़ान, फिर भी वे मर्सिडीज बस में चारों ओर देख रहे थे, बिना रुके गपशप कर रहे थे। 2 घंटे बाद बस घुमावदार पहाड़ी रास्तों और झरनों से गुजरती हुई मंजिल पर पहुंची। बस से उतरते ही प्रियंका चौधरी वहां खड़ी थी। उसने नीली मैक्सी पहनी थी। उसकी गोरी त्वचा और नाजुक चेहरा धूप में मोती सा चमक रहा था। काली आंखें रत्नों सी दमक रही थीं। हल्की हवा में उसके रेशमी बाल लहराए। सब, राहुल समेत, उसे देखकर थके से रह गए। अगर कोई कहता कि धरती पर परियां होती हैं, तो सब बिना सोचे मान लेते। प्रियंका ने राहुल को देखा और उसका चेहरा बिना बनावट की मुस्कान से खिल उठा। उस पल हर किसी का दिल पिघल गया। वह राहुल के पास आए और मधुर स्वर में बोली, राहुल भाई, तुम आ गए। उसकी आवाज ने सबके दिलों को हथौड़े सा मारा। राहुल ने बिना परवाह किए आगे बढ़कर उसे गले लगाने के लिए बाहें खोलीं। भैया। तभी दूर से एक जोरदार पुकार आए। अनुष्का, नीली स्कर्ट में, दौड़ती हुई आई। उसकी त्वचा प्रियंका जितनी गोरी नहीं थी। ऋषि के पहाड़ों में सालों रहने से उसकी त्वचा में गेहूं रंग चमकता था। उसकी आंखें भी रत्नों सी थीं, चेहरा मानो ईश्वर ने तराशा हो। अगर प्रियंका धरती की परी थी, तो अनुष्का पहाड़ों की अप्सरा। वह राहुल की बाहों में समा गई।
राहुल ने हंसकर कहा, 1 महीने में अनुष्का तू और लंबी हो गई। ही अनुष्का का चेहरा खुशी से चमक उठा। आपका स्वागत है। ... उद्धरण चिन्ह। सफेद बालों वाली दादी धीरे धीरे आईं। दादी, आपकी सेहत कैसी है? राहुल ने पूछा। बहुत अच्छी, दादी ने खुशी से कहा। राहुल ने राहत की सांस ली। दादी की उम्र ज्यादा थी और उसे यकीन नहीं था कि औषधीय पानी कितना असर करेगा। तभी सफेद शर्ट में एक शख्स आया। उसने सम्मान से झुककर कहा, श्री शर्मा, दोपहर का खाना तैयार करने का वक्त हो रहा है। शुरू करें? हाँ, शुरू करो, राहुल ने कहा। जी, उसने जवाब दिया। फिर कई शेफ ऊंची सफेद टोपियां पहने एक ट्रक से स्टोव, टेबल और सामग्री लेकर आए। M5 वाग्यू बीफ, ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, केकड़े और न जाने क्या क्या। खाना बनने की सुगंध चारों ओर फैल गई। उधर हीरक, रमेश, शालिनी और दीपक GL8 में लिशी के एक छोटे गांव पहुंचे। दीपक का पेट गुर्राया। लास वेगास में खाना खाकर आना चाहिए था। शालिनी का पेट भी भूख से चिल्लाया। हाँ, रमेश सर को खाना बनाने में टाइम लगेगा न? क्या मुझे अभी बनाना पड़ेगा? रमेश ने थके चेहरे से कहा। हीरक ने हंसकर कहा, अभी काम शुरू नहीं हुआ। रमेश सर को खाना बनाने की जरूरत नहीं। प्रोग्राम टीम ने शानदार खाना तैयार किया है। उसने GL8 की डिक्की खोली और लंच बॉक्स निकाले। धड़ाम, उसने सबको एक एक बॉक्स थमाया। अपने बॉक्स में टमाटर, अंडा, हरी मिर्च, मांस और मछली की सब्जी दिखाकर बोला, क्या सोचा था? इस छोटे गांव में इतना शानदार खाना? तभी दूर से लजीज सुगंध आई। दीपक ने जोर से सूंघा। ये क्या खुशबू है, गजब, हाँ, कमाल। शालिनी ने तारीफ की। वे सुगंध की दिशा में बॉक्स लिए दौड़े। रमेश और हीरक भी पीछे पीछे। जल्द ही उन्होंने शेफ्स को देखा जो बेहतरीन कला दिखाते हुए व्यंजन सजा रहे थे। छात्र 3 मेजों पर बैठे थे, एक हाथ में केकड़ा, दूसरे में लॉबस्टर। दीपक, शालिनी, रमेश ने अपने बॉक्स की सब्जी और छात्रों के व्यंजन देखे, फिर हीरक की ओर। हीरक सर, ये है आपका शानदार खाना। तारांकन हीरक खांसने लगा। खाने पीने के बाद छात्र तृप्त थे। वे घुमावदार पहाड़ी रास्तों और झरनों के किनारे चलने लगे। कितना साफ पानी, तल तक दिखता है, और इतना मीठा। वाह, वो पहाड़ कितना सुंदर। चलो चढ़ते हैं। सूर्यास्त के समय आकाश लाल हो गया। सब मंत्रमुग्ध थे। पहाड़ से उतरकर एक गर्मजोश बोनफायर पार्टी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। सबने आग के इर्द गिर्द बारबेक्यू खाया, पॉप गाने गाए। उस दिन पूरा पहाड़ उनकी हंसी से गूंज उठा। रात में वे राहुल के तैयार किए टेंट्स में गए। टेंट में लेटकर रात के तारों को देखते हुए वे धीमी बातें करते रहे, शांत, सुंदर और अनमोल पल। अगले दिन जयपुर के पास लुशान की पहाड़ियों में पेड़ों के ऊपर हल्की हवा बह रही थी। रात को अमित यादव को शायद जुकाम हो गया था। उसने टेंट से सिर निकाला और अपनी जरूरत के लिए जगह ढूंढने की सोची। तभी पूर्व दिशा में लुशान की पवित्र चोटी से सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे झांकने लगीं। सूरज, पहाड़ और आकाश एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे थे। अमित यह नजारा देखकर रुक गया। उसने जोर से पुकारा, राहुल, चिराग, उठो, सूरज उग रहा है। मोहन गुप्ता और चिराग गुप्ता ने जवाब दिया और टेंट से बाहर निकले। फिर बाकी सहपाठी भी एक एक कर सिर निकालकर देखने लगे। सुबह का सूरज सूर्यास्त से अलग था। पहले पहाड़ों की धुंध ने उसे ढका, जिससे वह धुंधला दिखा। फिर सूरज ऊपर उठा और धुंध को चीरकर चमकदार रोशनी बिखेरी। सभी सहपाठी मुंह खोलकर इसे देखते रहे। अमिता यादव की आंखों में भी एक खास चमक थी। उसकी नजर में दूर का सूरज जलता सूरज नहीं, बल्कि राहुल शर्मा का मुस्कुराता चेहरा बन गया। अमित को अपने खोजे इस नज़ारे से सबके चेहरे पर हैरानी देखकर गर्व हुआ। उसने कहा, कैसा है? मोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया, शानदार। चिराग ने कहा, अमित, कल तुमने इतना मस्ती की, आज सुबह उठना हैरानी की बात है। अमित ने जवाब शुरू किया, वो इसलिए की। तभी उसने पेट पकड़ा और जल्दी से बोला, टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है? तुरंत बाद सूरज की रोशनी में खड़े सहपाठियों तक एक बदबू पहुंची। नाश्ते में एक लंबी शेफ टोपी पहने शख्स ने ऑस्ट्रेलियाई झींगा पास्ता, तले हुए अंडे के पकौड़े, वाग्यू फ्राइड राइस और ताज़ा मीट मोमोज बनाए। सबने तारीफ की। कल सभी ने आसपास का माहौल देख लिया था। अब वे अपनी पसंद की जगह चुनकर घूमने निकले। राहुल शर्मा ने कुछ फल तोड़े और जल्दी लौटा। उसने दूर नजर दौड़ाई तो अपनी लगाई कॉफी के पौधे दिखे। सारे पौधे बड़े हो चुके थे और उनमें बर्फ से सफेद फूल खिले थे, मानो पहाड़ी पर सफेद चादर बिछी हो। राहुल ने मन में सोचा, सचमुच सबसे अच्छी कॉफी के बीज। सिर्फ 1 महीने में इतने बड़े। वह पहाड़ी की ओर चला और देखा कि बारिश और हवा से कुछ कॉफी के पेड़ टेढ़े हो गए थे और आसपास के पेड़ों की छाया से कुछ छोटे रह गए। उसने प्रियंका चौधरी के घर की ओर कदम बढ़ाए, जहां से वह फावड़ा और कैंची लाकर पेड़ों को ट्रांसप्लांट और ट्रिम करने वाला था। दूसरी ओर लखनऊ गांव में एक छोटे से बंगले में दीपक सक्सेना अभी भी बिस्तर पर सो रहा था। शालिनी पांडे पेट के बल लेटकर मोबाइल चला रही थी।
कल दिन भर की ड्राइविंग और बंगले की सफाई ने उन्हें थका दिया था। उनके सिर के ऊपर 2 ड्रोन हाई डेफिनेशन कैमरों के साथ मंडरा रहे थे। जाहिर है, जिंदगी की खोज प्रोग्राम शुरू हो चुका था। लाइव स्टूडियो में कमेंट्स की बाढ़ थी। तने सिन्हा ने लिखा, दीपक का सोने का स्टाइल इतना खराब है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। जय शर्मा ने कहा, शो में भी बस बहन ही मिलेगी। एक ने लिखा, शालिनी मोबाइल में खोई है, कितनी प्यारी। तभी हीरक मेहता मुस्कुराते हुए अंदर आए। उन्होंने कहा, दीपक, शालिनी, उठो। रमेश चंद्रा ने स्वादिष्ट पकौड़े और गर्मा गर्म पोहा बनाया है। शालिनी ने कमजोरी से जवाब दिया, ठीक है। फिर मुश्किल से उठी, ब्रश किया और मुंह धोकर टेबल पर आई। हीरक ने चिल्लाकर कहा, स्वादिष्ट पकौड़े आए। फिर गर्मा गर्म पोहा आया। नाश्ता टेबल पर रखा गया। शालिनी ने 2 कौर खाए ही थे कि हीरक ने एक दूध की बोतल निकाली। नाश्ते में रघु डेयरी कैसे छूटे। उन्होंने कहा, रघु डेयरी हमेशा इनोवेशन पर जोर, खास फार्म से क्वालिटी दूध जो शरीर की जरूरत पूरी करता है। स्टूडियो में हंसी छा गई। करण वर्मा ने लिखा, वाह, विज्ञापन तो सिल्की है। दूसरा बोला, शालिनी का दूध पीने का स्टाइल मेरी माँ की तरह। तभी दीपक भी नींद में चलकर आया। शालिनी ने एक दूध की बोतल उसके सामने पटकी। दीपक ने हैरानी से कहा, मेरे लिए। शालिनी ने दोहराया, रघु डेयरी हमेशा इनोवेशन पर जोर, खास फार्म से क्वालिटी दूध जो शरीर की जरूरत पूरी करता है। स्टूडियो में हंसी के ठहाके गूंजे। एक ने लिखा, शालिनी का ये मुंह हद है। खाने के बाद हीरक ने कहा, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, मौसम खराब हो रहा है, पेड़ लगाना जरूरी है, आज हम पेड़ लगाएंगे। फिर हीरक, रमेश, शालिनी और दीपक कुदाल, फावड़ा और पौधे लेकर बाहर निकले। थोड़ी देर में वे एक खाली मैदान में पहुंचे। हीरक, शालिनी और दीपक को पेड़ लगाना नहीं आता था। काफी देर खोदने के बाद भी पौधे नहीं लगे। रमेश ने गर्व से कहा, पेड़ लगाने में भी तकनीक चाहिए। देखो, पहले कुदाल से खोदो, फिर फावड़े से। स्टूडियो में तारीफों की बाढ़ आ गई। विक्रम सेठी ने लिखा, रमेश को सब आता है। दूसरा बोला, शालिनी और दीपक तो स्कूल के बच्चे लग रहे हैं। कुछ पेड़ लगाने के बाद वे दूसरी खाली जगह पर गए। वहां फिर से पेड़ लगाने की तैयारी शुरू हुई। तभी ड्रोन ने पास में एक कॉफी का पेड़ कैद कर लिया। लुशान की पहाड़ी पर कॉफी के पेड़ों के सफेद फूल इतने चमकदार थे कि जिंदगी की खोज के लाइव प्रसारण में सभी दर्शकों का ध्यान उनकी ओर गया। स्टूडियो में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। सान्या मेहता ने लिखा, कितने बड़े फूल। काजल शाह ने कहा, क्या खूबसूरत फूल। ललित दास ने टिप्पणी की, वसंत की शुरुआत में ऐसे बड़े फूल वाकई दुर्लभ। गायत्री शाह ने लिखा, देखा, कोई कॉफी के पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर रहा है, उसकी हरकतें कितनी शानदार। यशस्वी काले ने स्पष्ट किया, ये फूलों का पेड़ नहीं, कॉफी का पेड़ है। इतने अच्छे कॉफी के पेड़ उगाना दुर्लभ है, कॉफी बीन्स का स्वाद भी शानदार होगा। और हाँ, उस शख्स की हरकतें वाकई कमाल की। विश्वजीत राव ने कहा, मुझे लगता है वो ट्रांसप्लांट नहीं कर रहा, बल्कि फूलों के समंदर में नाच रहा है। कितना आकर्षक। यामिनी जोशी ने लिखा, मैं तो रमेश चंद्रा की पेड़ लगाने की स्टाइल को शानदार कह रही थी, लेकिन फूलों के बीच उस शख्स की पीठ ही इतनी आकर्षक है। दर्शकों ने कमेंट्स भेजे और लाइव रूम को व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसे सबसे शानदार पेड़ लगाने वाला कहकर। लाइव रूम की लोकप्रियता अचानक बढ़ने लगी। ये स्वाभाविक था, क्योंकि राहुल शर्मा के पास विशेषज्ञ बागवानी कौशल था जो उसकी हरकतों में आकर्षण लाता था। रमेश चंद्रा, हीरक मेहता, शालिनी पांडे और दीपक सक्सेना को अभी इसकी खबर नहीं थी। वे अभी भी पेड़ लगाने में जुटे थे, पसीने से तरबतर। कई घंटों की मेहनत के बाद सारे पौधे लगा दिए गए। चारों थके हुए शरीर के साथ लखनऊ गांव के बंगले में लौटे। वहां पहुंचते ही उन्होंने ठंडा नींबू शरबत पिया। एक अनोखी राहत उनके मन में छा गई, मानो सारा शरीर हल्का हो गया। रमेश ने थोड़ा आराम करने के बाद कहा, सुबह मैंने आसपास से कुछ मशरूम, बांस की कोपलें और जंगली सब्जियां इकट्ठा की थीं। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाता हूँ। वे रसोई में गए, सब्जियां धोई, काटी और जल्दी ही तेल की चटक के साथ स्वादिष्ट व्यंजन टेबल पर आ गए। आमतौर पर लाइव रूम में तारीफों की बाढ़ आती, लेकिन आज माहौल अलग था। विनोद अग्रवाल ने लिखा, फिर खाना क्यों, उस शानदार लड़के को कॉफी के पेड़ ट्रांसप्लांट करते दिखाओ। जाहिद खान ने कहा, हाँ, मैं तो उसे देखने आया था, बस थोड़ी देर देखा। कर्ण सक्सेना ने लिखा, प्लीज उसे फिर से दिखाओ। स्मिता लू ने कहा, और हाँ, उसका चेहरा भी दिखाओ। आमतौर पर जिंदगी की खोज के प्रसारण में प्रोग्राम टीम हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन आज दर्शकों की मांग इतनी थी कि बंगले में अचानक घंटी बजी। रमेश ने दांतों में टूथपिक घुमाते हुए कहा, कोई मेहमान है। दीपक, फोन उठाओ। दीपक ने अनमने ढंग से फोन उठाया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, मैं प्रोग्राम का डायरेक्टर हूँ, कृपया उस जगह पर जाएं जहां आपने पेड़ लगाए थे।
दीपक ने हैरानी से पूछा, फिर क्यों? डायरेक्टर ने कहा, क्योंकि जब आप पेड़ लगा रहे थे, ड्रोन ने सफ़ेद कॉफ़ी के पेड़ों का समंदर और एक शख्स को कॉफ़ी का पेड़ ट्रांसप्लांट करते कैद किया। अब लाइव रूम में सभी उसे फिर से देखना चाहते हैं। फ़ोन रखने के बाद दीपक का चेहरा अजीब हो गया। रमेश ने पूछा, क्या हुआ? कौन था? दीपक ने हिचकते हुए कहा, आज मौसम अच्छा है, चलो बाहर चलते हैं। रमेश, हीरक और शालिनी ने बाहर की तेज धूप की ओर देखा, फिर दीपक को। उनके चेहरे मानो कह रहे थे, हाँ मौसम तो अच्छा है। दीपक ने खांसा और ड्रोन की ओर देखा। वह क्या कह सकता था कि डायरेक्टर का फ़ोन था? इससे तो शो का माहौल खराब होता। तभी उसके फ़ोन में एक विज्ञापन पॉपअप आया। दीपक को आइडिया सूझा। उसने डायरेक्टर के शब्द टाइप किए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोज़ इस ऐप पर नॉवेल पढ़ता हूँ। कई तरह की कहानियाँ, शानदार इंटरफेस, देखो एक शानदार विज्ञापन। फिर उसने फ़ोन रमेश, हीरक और शालिनी को दिखाया। स्क्रीन देखकर तीनों ठिठके। फिर हीरक ने कहा, हाँ नॉवेल पढ़ना मज़ेदार है। रमेश ने जोड़ा, खाना खाया, अब कॉफ़ी के पेड़ों तक टहलकर पाचन करें। खाने के बाद 100 कदम 99 तक जियो। चारों तेज कदमों के साथ बाहर निकले। जल्दी ही वे पहाड़ी पर पहुंचे। सफ़ेद फूलों से भरे कॉफ़ी के पेड़ देखकर वे रुक गए। शालिनी ने दिल से कहा, कितना सुंदर। लाइव रूम में कुसुम शर्मा ने लिखा, बाप रे इतना खूबसूरत। सानवी गुप्ता ने कहा, मैं भी कॉफ़ी के पेड़ लगाऊंगी। प्रिया शर्मा ने पूछा, वो शानदार लड़का कहाँ है? मोना वर्मा ने लिखा, प्लीज ट्रांसप्लांट करने वाले को दिखाओ। तभी दीपक के फोन में मैसेज आया। डायरेक्टर ने लिखा, कॉफी का पेड़ लगाने वाले शानदार लड़के को ढूंढो, साथ में राहुल की पीठ की तस्वीर। दीपक चौंका। उसे याद आया, ये तो वही लड़का है जो कल वीआईपी लाउंज में मिला था। क्या वो कॉफी का पेड़ ट्रांसप्लांट कर रहा था? दीपक ने फोन उठाया और बोला, ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखकर मैं अपने ओप्पो फोन से तस्वीरें लेता हूँ। उसने तस्वीर ली और सबको दिखाया। हीरक, रमेश और शालिनी ने तस्वीर देखकर हैरानी छिपाई। शालिनी की आंखें सिकुड़ी। वे सभी राहुल को पहचान गए थे। हीरक ने कहा, ओप्पो का कैमरा इतना क्लियर। रमेश ने कहा, अब कैमरा लाने की जरूरत नहीं। शालिनी ने हामी भरी। कई विज्ञापनों के बाद वे राहुल को ढूंढने निकले। जल्दी ही वे प्रियंका चौधरी के घर पहुंचे। उन्हें याद था, कल यहाँ राहुल और उसके दोस्त ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर और केकड़े खा रहे थे। उस दृश्य को याद कर दीपक और शालिनी ने लारने ली। अनुष्का दौड़ती हुई आई और बोली, आप लोग, क्या बात है? शालिनी ने आंखें चमकाते हुए कहा, कितनी प्यारी लड़की। हीरक ने मुस्कुराकर पूछा, कल यहाँ कई लोग थे, वे कहाँ हैं? अनुष्का ने कहा, वापस चले गए। हीरक ने हैरानी से पूछा, वापस? दीपक ने फोन निकाला और तस्वीर दिखाए। ये शख्स? अनुष्का ने कहा, ओह भैया, वो भी वापस गए। राहुल और उसके दोस्तों को सोमवार को क्लास थी। हीरक, रमेश और शालिनी निराश हुए। स्टूडियो में रिया गुप्ता ने लिखा, वापस चले गए, अब शानदार लड़के को नहीं देख पाएंगे। अनन्या शर्मा ने कहा, लेकिन ये लड़की इतनी प्यारी है, ये उसकी बहन है। दीपक ने फोन रखा ही था कि उसे जमीन पर एक घड़ी दिखी। उसने उठाए और शानदार डिजाइन देखकर बोला, क्या घड़ी है? हीरक, शालिनी और रमेश ने भी देखा। शालिनी ने कहा, बहुत अच्छी। हीरक ने सहमति जताई। रमेश ने भौहें सिकोड़कर कहा, ये घड़ी ... मुझे दिखाओ। उन्होंने ध्यान से देखा और बोले, ये तो पाटेक फिलिप 5002P का लिमिटेड एडिशन है। दीपक ने पूछा, पाटेक फिलिप महंगी होगी? रमेश ने कहा, 1.5 करोड़ से ज्यादा। दीपक, शालिनी और हीरक ने सांस खींची। अनुष्का ने कहा, ये भैया की घड़ी है। स्टूडियो में जय शर्मा ने लिखा, 1.5 करोड़ की घड़ी। सच में? प्रकाश राव ने कहा, इतनी महंगी घड़ी खो जाए और न ढूंढें। अजय राव ने लिखा, मैंने ध्यान से देखा, ये असली पाटेक फिलिप 5002P है। बाजार कीमत 1.76 करोड़। यामिनी जोशी ने लिखा, तो वो शानदार लड़का सिर्फ हैंडसम नहीं, सुपर रिच भी है। राहुल ने अचानक चीख मारी। मोहन गुप्ता ने पूछा, ठीक हो? राहुल ने नाक रगड़ते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तभी उसके दिमाग में आवाज गूंजी, डिंग, बधाई, छिपा कार्य पूरा, शानदार वसंत भ्रमण आयोजित किया। 5 सिल्वर लिफाफे मिले। 2 दिन की मस्ती और 5 सिल्वर लिफाफे राहुल के लिए सरप्राइज थे। उसने सबको वीआईपी लाउंज में ले जाकर आराम करवाया, फिर प्लेन में चढ़ाया। कई सहपाठी सीटों पर सो गए। 2 घंटे बाद प्लेन लैंड हुआ। सहपाठियों ने एक दूसरे को जगाया और एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही लग्जरी बस में सवार हुए। एक सहपाठी ने कहा, हम 2 दिन से उड़ान भर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा यात्री क्यों नहीं दिखा? दूसरा बोला, हाँ ऐसा ही है। एक ने कहा, वसंतोत्सव के बाद तो बहुत लोग उड़ान लेते हैं। एक और ने कहा, और मुझे लगता है हम दोनों दिन एक ही प्लेन में थे। एयर होस्टेस भी वही थीं।
राहुल ने उनकी बातें सुनी और लापरवाही से कहा, क्योंकि मैंने वो प्लेन बुक कर लिया था। उसकी आवाज़ सपाट थी, लेकिन सहपाठियों के लिए बम की तरह थी। प्लेन बुक कर लिया? कितना खर्चा? उनके चेहरे पर हैरानी और सम्मान था। राहुल ने सबको मस्ती के लिए प्लेन बुक किया था। असल में राहुल भारत एयरलाइंस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। उसने इसे बताने की जरूरत नहीं समझी। स्कूल लौटकर राहुल हॉस्टल नहीं गया। उसने अपनी पगानी हुयायरा चलाई और पनवेल विला पहुंचा। वहां उसने 5 सिल्वर लिफाफों पर ध्यान दिया। उसने बुदबुदाया, देखें क्या मिलता है। डिंग, बधाई, 10 लाख रुपये मिले। डिंग, बधाई, 5 लाख रुपये मिले। डिंग, बधाई, फोक्सवैगन समूह के 5% शेयर मिले। डिंग, बधाई, 2 लाख रुपये मिले। डिंग, बधाई, 5 लाख रुपये मिले। राहुल शर्मा भारत एयरलाइंस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते वसंत भ्रमण के लिए चार्टर्ड उड़ानें और कारें मुफ्त में इस्तेमाल कर सका। उसने सिर्फ टेंट, सामग्री और शेफ की व्यवस्था की, जिसका खर्च कुछ लाख रुपए था। फिर भी उसने छिपा कार्य पूरा किया और 5 सिल्वर लिफाफे हासिल किए, जिनसे उसे 22 लाख रुपए और फोक्सवैगन समूह के 5% शेयर मिले। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। फोक्सवैगन समूह में न सिर्फ फोक्सवैगन बल्कि ऑडी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले, बुगाटी जैसी कई कंपनियां शामिल थीं, जिनकी कुल बाजार कीमत 10 खरब रुपए से ज्यादा थी। 5% शेयर का मतलब था 50 अरब रुपए से ज्यादा। यानी राहुल ने कुछ लाख रुपए खर्च कर कम से कम 50 अरब रुपए कमाए। उसने साइन इन सिस्टम की ओर ध्यान दिया। साइन इन, डिंग, बधाई, 1 करोड़ रुपए मिले। राहुल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने फोन पर थोड़ा समय बिताया और नर्म बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया। पिछले 2 दिन उड़ान, पहाड़ चढ़ने और पौधे ट्रांसप्लांट करने में थकान हो गई थी। अगले दिन जयपुर की साफ सुबह में खिड़की के बाहर चहकती चिड़ियों ने राहुल को जगाया। उसने फोन देखा, जहां रोज की तरह एक मैसेज था। रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक में 36,70,000 रुपये जमा। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और साइन इन सिस्टम की ओर मुड़ा। साइन इन, डिंग, बधाई, 1 करोड़ रुपये मिले। फिर 1 करोड़। राहुल ने मुंह बनाया। वह जल्दी में नहीं था। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। थोड़ा हिचकने के बाद उसने फोन उठाया। मिस्टर शर्मा, दूसरी तरफ से गहरी आवाज आई। हाँ, आप कौन? राहुल ने पूछा। मैं रवि मेहता, रघुवंश लॉजिस्टिक्स का मैनेजर। आपके कुछ वाहन यहाँ हैं। उन्हें कहाँ भेजना है? रवि ने आदर से कहा। राहुल चौंका। उसने हाल में कोई गाड़ी नहीं मंगवाई थी। पक्का मेरी है? मैंने तो कोई गाड़ी बुक नहीं की। रवि ने हिचकते हुए पूछा, आप राहुल शर्मा हैं ना? हाँ, तो सही है। ये गाड़ियाँ फोक्सवैगन समूह ने भेजी हैं। राहुल को बात समझ आई। फोक्सवैगन समूह से ऐसा हो सकता था। उसने पहले भी एलवी और शेयरों के साथ ऐसा अनुभव किया था। उसने कहा, उन्हें जयपुर के पनवेल विला भेज दो। जगह पता है? हाँ, 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, रवि ने पूछा। हाँ। फोन रखकर राहुल ने फ्रिज से ब्रेड निकाली, ब्रेड मशीन में टोस्ट किया और उस पर मक्खन, वाग्यू बीफ, ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर और ऑर्गेनिक सब्जियां लगाईं। 1 गिलास रघु डेयरी का दूध लिया। यह उसका साधारण नाश्ता था। नाश्ते के बाद फोन फिर बजा। मिस्टर शर्मा, मैं पहुंच गया, रवि की आवाज आई। राहुल ने खिड़की से देखा। 2 20-30 मीटर लंबे ट्रेलर दिखे, जिनमें 3 मंजिलों पर फोक्सवैगन, ऑडी, बेंटले और पोर्श गाड़ियां थीं। राहुल को अंदाजा था कि गाड़ियां कम नहीं होंगी, लेकिन इतनी सारी देखकर वह भी चौंका। क्या ये सारी उसकी थीं? कम से कम दर्जनों तो थीं। वह बाहर निकला। गोल चेहरे वाला रवि उसे देखकर दौड़ा। मिस्टर शर्मा, मैं रवि मेहता। हाय रवि, ये सारी गाड़ियां मेरी हैं। राहुल ने पूछा। हाँ, इन्हें कहाँ रखूं? रवि ने पूछा। आगे वाली सड़क पर पार्क कर दो। राहुल ने पनवेल विला की सार्वजनिक सड़क की ओर इशारा किया। सामान्यतः वहां पार्किंग की अनुमति नहीं थी, लेकिन पूरा विला समूह राहुल का था, तो नियम लागू नहीं होता था। आधे घंटे में कुछ मजदूरों की मदद से गाड़ियां पार्क हो गईं। रवि ने कहा, मिस्टर शर्मा, अगर कुछ नहीं तो हम चलते हैं। उसका रवैया शुरू से अंत तक आदरपूर्ण था। वह जानता था कि फोक्सवैगन समूह के प्रेसिडेंट ने खुद इन गाड़ियों की डिलीवरी का इंतजाम किया था। राहुल की हैसियत असाधारण थी। ठीक है, राहुल ने कहा। ट्रेलरों के जाने के बाद राहुल का फोन फिर बजा। विदेशी नंबर था। मिस्टर शर्मा, नमस्ते, टूटी फूटी हिंदी में आवाज आई। नमस्ते, राहुल ने कहा। उसे अंदाजा था कि कॉलर कौन है। फिर एक साफ आवाज आई। मैं विलियम हल, फोक्सवैगन समूह के प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी। विलियम आपको नमस्ते कहते हैं और समूह के प्रति आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। क्या आपको गाड़ियां मिली? संतुष्ट हैं? राहुल ने कहा। विलियम को बताओ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। फोन पर अंग्रेजी में बात हुई। राहुल को प्रोफेशनल अंग्रेजी आती थी, लेकिन उसने हिंदी में ही बात की। वह भारतीय था। सेक्रेटरी ने कहा, विलियम कहते हैं आपको गाड़ियां पसंद आईं।
भविष्य में समूह की नई गाड़ियां आपको मिलती रहेंगी। राहुल ने कहा, उनका धन्यवाद। कॉल खत्म हुई। राहुल ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को देखा और सोचा, इतनी गाड़ियां कि महीने भर रोज नई गाड़ी चला सकूं। अगर ड्रॉप कैब चलाऊं तो पूरी जिंदगी निकल जाए। तभी उसके दिमाग में आवाज गूंजी, डिंग, कार्य शुरू, 5 स्पेशल ड्रॉप कैब ऑर्डर पूरे करें, 5 गोल्डन लिफाफे मिलेंगे। राहुल चौंका। गोल्डन लिफाफे, उसने कभी गोल्डन लिफाफे नहीं देखे थे। उसका उत्साह बढ़ गया। उसने समय देखा और बुदबुदाया, स्कूल के लिए देर हो गई। आज छोड़ो। उसने काउंसलर सुनील यादव को छुट्टी का मैसेज भेजा। सामान्य छात्रों को डांट पड़ती, लेकिन राहुल को स्कूल ने पूरी छूट दी थी। सुनील ने तुरंत सहमति का मैसेज भेजा। राहुल ने पास खड़ी सेंट्रो खोली, ड्रॉप कैब ऐप डाउनलोड किया और रजिस्टर किया। उसने एक्सीलेटर दबाया और बाहर निकल गया। सेंट्रो में सुपरकार जैसी 600 हॉर्स पावर नहीं थी, सिर्फ 119 हॉर्स पावर। फिर भी राहुल को धीमी और सुकून भरी ड्राइव का मजा आया। डिंग डांग, जल्दी ही उसे 2 किलोमीटर दूर का ऑर्डर मिला। एक मध्यम आयु का शख्स, डिजाइनर शर्ट और सोने का चश्मा पहने, गाड़ी में बैठा। उसने राहुल को हल्के तिरस्कार से देखा और घमंड से पूछा, ये गाड़ी तुमने खरीदी? नहीं, मैंने नहीं खरीदी, राहुल ने लापरवाही से कहा। शख्स का घमंड बढ़ गया। उसने सोचा, अगर गाड़ी राहुल की नहीं तो माता पिता ने दी होगी। 20 साल का लड़का सेंट्रो भी नहीं खरीद सकता, बेकार है। उसे क्या पता, ये गाड़ी फोक्सवैगन समूह के प्रेसिडेंट ने दी थी। शख्स ने फिर कहा, युवक, ड्रॉप कैब चलाना आसान है ना? राहुल ने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़कर कहा, हाँ, बहुत आसान। शख्स ने निराशा और ताने में कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी उम्र में मेरे पास कुछ नहीं था, बहुत गरीब था, लेकिन मैंने कभी माता पिता से मदद नहीं मांगी, ना आसान काम किया। मैंने मेहनत की, संघर्ष किया, आखिरकार मेहनत रंग लाए। आज मेरे पास पोर्श, विला, कई मकान और दसियों करोड़ की कंपनी है। जेआई बिल्डिंग जानते हो, जयपुर के सेंटर में हाई एंड ऑफिस बिल्डिंग, मेरी कंपनी वहां है। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। राहुल का चेहरा अजीब हो गया। क्या ये शख्स उसके सामने दिखावा कर रहा था? जेआई बिल्डिंग, वो तो उसकी थी। शख्स को लगता था कि मेहनती और भोले युवकों को अपनी सफलता दिखाकर वह उनकी प्रशंसा हासिल कर सकता था। उसे यह एहसास बहुत पसंद था। उसने खांसकर कहा, युवक, मेहनत करो, तुम भी मेरी तरह बन सकते हो। तभी राहुल का फोन बजा। उसने कार के फोन सिस्टम से कॉल कनेक्ट की। एक आदरपूर्ण आवाज गूंजी, मिस्टर शर्मा, मैं विकास गुप्ता, कुंज भवन का प्रॉपर्टी मैनेजर। इस साल का किराया 7.6 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। पिछले बार वाले बैंक कार्ड में ट्रांसफर करूं। सामान्य लोग 7.6 करोड़ सुनकर उछल पड़ते, लेकिन राहुल ने लापरवाही से कहा, हाँ, ट्रांसफर कर दो। वह रोज साइन इन, सांस लेने, चलने और सोने से 1.3 करोड़ से ज्यादा कमा लेता था। 7.6 करोड़ उसके लिए 6 दिन की कमाई थी, लेकिन शख्स का मुंह खुला रह गया। 7.6 करोड़, उसकी सारी संपत्ति मिलाकर भी इतनी नहीं थी। क्या ये ड्रॉप कैब ड्राइवर कुंज भवन का मालिक था? नहीं, ये झूठ था। कोई उसे बेवकूफ बना रहा था। उसने खुद को तसल्ली दी। विकास ने कहा, ठीक है, मैं फाइनेंस को बोलता हूँ। अलविदा, मिस्टर शर्मा। कॉल खत्म हुई, लेकिन तुरंत दूसरा कॉल आया। मिस्टर शर्मा, मैं रीता सिन्हा, बजाज बिल्डिंग की प्रॉपर्टी मैनेजर। इस साल का किराया 8.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। भारतीय स्टेट बैंक में ट्रांसफर करूं? हाँ, राहुल ने कहा। ठीक, मैं ट्रांसफर करवाती हूँ। अलविदा, मिस्टर शर्मा। 8.5 करोड़, बजाज बिल्डिंग भी इस लड़के की। शख्स ने अब हर शक छोड़ दिया। ये झूठ था। एक बिल्डिंग का मालिक होना ही बड़ी बात थी, 2 बिल्डिंग? असंभव, उसने सोचा। राहुल ने चुपके से किसी को मैसेज कर ये नाटक रचाया। उसने राहुल को तिरस्कार से देखा। तभी फोन फिर बजा। मिस्टर शर्मा, मैं कृतिका शर्मा, दिल्ली ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग की प्रॉपर्टी मैनेजर। इस साल का किराया 159.1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। भारतीय स्टेट बैंक में ट्रांसफर करूं? राहुल की आवाज में हल्की खुशी आई। हाँ, ट्रांसफर कर दो। ठीक, मैं अभी नहीं डिस्टर्ब करती। शख्स लगभग हंस पड़ा। 159.1 करोड़, ये तो हास्यास्पद था। बिना सोचे समझे झूठ बोल रहा था। फिर फोन बजा। मिस्टर शर्मा, मैं सौरभ चौधरी, जेआई बिल्डिंग का प्रॉपर्टी मैनेजर। शख्स की हंसी रुक गई। ये आवाज उसे जानी पहचानी थी। कल उसने जेआई बिल्डिंग के प्रॉपर्टी मैनेजर सौरभ चौधरी को तोहफा दिया था। क्या ये सौरभ चौधरी की आवाज इतनी मिलती जुलती क्यों है? मध्यम आयु का शख्स महेश जैन ने हैरानी से सेंट्रो की कार नेविगेशन सिस्टम की ओर देखा। स्क्रीन पर 3 बड़े अक्षर थे, सौरभ चौधरी। उसका शरीर कांप उठा। शायद एक ही नाम हो। हाँ, जरूर ऐसा ही है। उसने जल्दी से फोन निकाला और सौरभ चौधरी का नंबर तुलना की।
151.2345। नंबर बिल्कुल एक था। कॉलर वाकई जीआई बिल्डिंग का प्रॉपर्टी मैनेजर सौरभ चौधरी था। सौरभ हमेशा घमंडी रहा, लोग उसका सम्मान करते थे। कब उसने इतने आदर से किसी से बात की? खुद को छोटा सौरभ कहते सुना। ये तो अकल्पनीय था। कार के ऑडियो में सौरभ की आदरपूर्ण आवाज गूंजी, मिस्टर शर्मा, जीआई बिल्डिंग के सभी ऑफिस का किराया 8.3 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। भारतीय स्टेट बैंक कार्ड में ट्रांसफर करूं। महेश जैन स्तब्ध रह गया। जीआई बिल्डिंग का सारा किराया इस युवक के कार्ड में? तो ये बिल्डिंग उसकी ही थी। कुंज भवन, बजाज बिल्डिंग और दिल्ली की ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग भी उसकी थी। जयपुर की ये तीनों हाई एंड बिल्डिंग्स, प्रत्येक की कीमत 1 अरब से ज्यादा, कुल मिलाकर 3 अरब से ऊपर। दिल्ली की ग्लोबल फाइनेंशियल बिल्डिंग तो देश की मशहूर इमारत थी, जिसकी कीमत 10 अरब से ज्यादा थी। ये युवक राहुल शर्मा आखिर कौन था? महेश का मुंह खुला रह गया। राहुल ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और फोन पर हल्के से कहा, हाँ, भारतीय स्टेट बैंक कार्ड में ट्रांसफर कर दो। उसने कॉल काट दी और महेश की ओर देखकर आह भरी। मैंने सोचा आपकी तरह जवानी में मेहनत नहीं कर सकता, वरना आपकी उम्र में सिर्फ कुछ करोड़ की संपत्ति होगी, वो तो बहुत दुखद होगा। महेश का चेहरा लाल हो गया। उसे नहीं पता था कि ये ड्रॉप कैब ड्राइवर इतना बड़ा धनकुबेर होगा। क्या सचमुच अमीर लोग इतने सादगी से रहते हैं? वह शर्मिंदगी में डूब गया। गंतव्य पर पहुंचते ही वह गाड़ी से भाग निकला। राहुल ने हंसकर नाक छुई और सिस्टम कार्य पर ध्यान दिया। कार्य: 5 स्पेशल ड्रॉप कैब ऑर्डर पूरे करें, 5 गोल्डन लिफाफे मिलेंगे। प्रोग्रेस: 1/5। राहुल की आंखें चमकीं। एक स्पेशल ऑर्डर पूरा हुआ। क्या हर ऑर्डर स्पेशल होगा? ये तो बहुत आसान था। वह मुस्कुराया। डिंग! उसका फोन हल्के से हिला। 1 किलोमीटर दूर का नया ऑर्डर था। राहुल ने एक्सीलेटर दबाया। ये ऑर्डर एक शांत महिला का था। उसे गंतव्य पर छोड़ने के बाद राहुल ने कार्य प्रोग्रेस देखी, लेकिन कोई बदलाव नहीं था। उसने 2 और ऑर्डर पूरे किए, पर प्रोग्रेस वही रही। उसने बुदबुदाया, सचमुच स्पेशल ऑर्डर इतने आसान नहीं। फिर भी उसे बोरियत नहीं हुई। धीमी ड्राइविंग उसे सुकून दे रही थी। एक चौराहे पर रेड लाइट रुकी। तभी फोन हिला। दोपहर 12 बजे। लिफाफे आए। डिंग! बधाई! 333 रुपये मिले। डिंग! बधाई! 99 रुपये मिले। डिंग! बधाई! 19,999 रुपये मिले। डिंग! बधाई! 1,000 रुपये मिले। कुल 42,312 रुपये। राहुल ने मुंह बनाया और फोन साइड में रख दिया। पास के 2 मिशेलिन स्टार रेस्तरां में उसने 880 रुपये का मटर सुटके, 2,000 रुपये का छोटा येलो क्रोकर, 2,000 रुपये का ऑर्गेनिक टमाटर बीफ पॉट और 500 रुपये का कबूतर सूप ऑर्डर किया। दोपहर का खाना सादा रहा। खाने के बाद राहुल को नींद आई। वह पनवेल विला नहीं लौटा। पास के हिल्टन होटल में 10,000 रुपये का प्रेसिडेंशियल स्वीट लिया और सो गया। विला लौटने में 40 मिनट लगते, जो मेहनत थी। ड्रॉप कैब मिशन। वह जल्दी में नहीं था। गोल्डन लिफाफों की उत्सुकता थी और ड्रॉप कैब की जिंदगी का अनुभव लेना चाहता था। अगर मिशन मेहनत भरा होता तो शायद वह न करता। वह आराम से सोया। जब आंख खुली तो 4 बजे थे। उसने हाई एंड डेजर्ट और फल मंगवाए, फिर सेंट्रो में लौटकर ड्रॉप कैब शुरू किया। 3 ऑर्डर पूरे किए, पर प्रोग्रेस नहीं बदली। अंधेरा होने लगा। डिंग! फोन हिला। नया ऑर्डर था, जिसमें 300 रुपये का लिफाफा और मैसेज, पहुंचने पर मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करें। लिफाफा: शुक्रिया है, मेरा नाम अनन्या है। राहुल को आश्चर्य हुआ। ड्रॉप कैब ड्राइवर को ऐसा काम? क्या ये स्पेशल ऑर्डर था? वह जल्दी गंतव्य पर पहुंचा। दूर एक खूबसूरत युवती, हल्का विंड ब्रेकर, सफेद शर्ट और काली स्कर्ट में खड़ी थी। पास में एक प्लेड शर्ट वाला पुरुष उससे बात कर रहा था। युवती की भौहें सिकुड़ी थी, चेहरा उबा हुआ। उसने सेंट्रो देखी, फोन पर नंबर चेक किया और 2 कदम आगे बढ़कर हाथ हिलाया। ये थी अनन्या शर्मा। राहुल ने उसे देखा और ट्रू आई का इस्तेमाल किया। चेहरे का मूल्य 92 पसंद, 50। राहुल ने मन में कहा, 92 का स्कोर, तभी तो लोग पीछे पड़ते हैं। उसने गाड़ी रोकी, बाहर निकला और मुस्कुराकर कहा, अनन्या, ज्यादा इंतजार तो नहीं किया। राहुल का रवैया पेशेवर था। ड्रॉप कैब ऑर्डर लिया तो नियमों का पालन करना था। अनन्या का 92 को भी उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। अनन्या ड्रॉप कैब ड्राइवर को बॉयफ्रेंड बनाने से घबरा रही थी। अगर कोई अजीब सा ड्राइवर होता तो, लेकिन राहुल की सनी और हैंडसम शक्ल देखकर उसे राहत मिली, बल्कि हल्की खुशी भी हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अभी अभी आए। तभी पास खड़ा पुरुष, अजय महिंद्रा, ठंडी नजरों से बोला, अनन्या, ये कौन है? अनन्या ने हिचकते हुए कहा, वो। राहुल सिर्फ ड्रॉप कैब ड्राइवर था, बॉयफ्रेंड कहना मुश्किल था। राहुल ने सीधे कहा, मैं अनन्या का बॉयफ्रेंड, राहुल शर्मा। आप कौन? अजय का चेहरा लटक गया। उसने सुना था कि अनन्या का बॉयफ्रेंड है, पर उसे लगा ये बहाना था।
अब सच में था। उसने सेंट्रो देखी और तिरस्कार भरी नजर डाली। सेंट्रो वाला उसका बॉयफ्रेंड भी हो तो जल्दी उसे उसका औकात दिखाएगा। उसने घमंड से कहा, मैं अजय महिंद्रा, राठौड़ कंपनी सुनी है? वो मेरी है। राहुल ने हैरानी दिखाते हुए पूछा, राठौड़ कंपनी तुम्हारी है? हाँ, अजय ने गर्व से कहा। उसे लगा राहुल अब चापलूसी करेगा। अनन्या घबरा गई, कहीं राहुल का राठौड़ कंपनी से कोई कनेक्शन न हो। अगर उसने इनकार किया तो? राहुल ने सिर हिलाया, नहीं सुनी। अनन्या हंस पड़ी। अजय का मुंह लटक गया, तुम ठीक हो? राहुल ने हल्के से कहा, हाँ हमेशा ठीक हूँ। अनन्या को अजय का मजाक अच्छा लगा, पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसने कहा, राहुल देर हो रही है, चलें। वह जानती थी कि अजय का परिवार ताकतवर है और राहुल सिर्फ ड्रॉप कैब ड्राइवर। उसे परेशानी न हो। राहुल ने उसकी चिंता देखी और मन ही मन सराहा। अजय ने कहा, जल्दी क्या है? मैंने एक डिनर रखा है, साथ चलो। सॉरी, मुझे शराब पसंद नहीं, अनन्या ने कहा और सेंट्रो की ओर बढ़ी। तभी सफेद शर्ट में एक मध्यम आयु का शख्स संजय मेहता तेजी से आया। अजय को देखकर उसकी आंखें चमकी। महिंद्रा साहब, आप यहाँ? ऊपर कॉफी पीने चलें। अजय ने कहा, कॉफी नहीं, मैंने सक्सेना कंपनी और गुप्ता कंपनी के युवा मालिकों के साथ डिनर प्लान किया था, लेकिन आपकी कंपनी की अनन्या ने मना कर दिया। चलता हूँ। संजय घबरा गया। सक्सेना, गुप्ता और राठौड़ कंपनियां उनकी कंपनी के बड़े क्लाइंट थे। ये डिनर सुनहरा मौका था। उसने अनन्या की ओर मुड़कर कहा, अनन्या तुम्हें ये डिनर अटेंड करना है, ये कंपनी का टास्क है। अनन्या ने कहा, लेकिन मैनेजर, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर का वादा किया है। संजय ने सख्ती से कहा, बॉयफ्रेंड से कब नहीं खा सकती? ये टास्क जरूरी है, तुम्हारी सैलरी और बोनस इससे जुड़ा है। अनन्या रुक गई। उसे हर महीने घर पैसे भेजने थे, बोनस और सैलरी बहुत जरूरी थे। उसने होंठ काट कर कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। राहुल ने धीरे से कहा, चिंता मत कर, मैं साथ चलूंगा। उसने संजय और अजय की ओर देखकर कहा, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा की चिंता है, मैं साथ जाऊंगा। कोई दिक्कत? अगर ये मंजूर नहीं तो मुझे लगेगा आपकी नीयत ठीक नहीं और मैं उसे कल नौकरी छोड़ने को कहूंगा। संजय ने अजय की ओर देखा। अजय ने तंज कसा, आना है तो आ। वह आज अनन्या का फायदा उठाने की नहीं, बल्कि अपनी शानदार जिंदगी दिखाने की सोच रहा था। साथ ही राहुल को उसकी औकात दिखाना चाहता था। संजय ने हिचकते हुए पूछा, मैं भी आ सकता हूँ? डिनर कंपनी के लिए जरूरी था। उसे डर था कि अनन्या स्थिति संभाल न पाए। अजय ने कहा, हाँ, राहुल के होने से एक और शख्स से फर्क नहीं पड़ता था। संजय ने खुशी से कहा, थैंक यू महिंद्रा साहब। उसने पूछा, डिनर कहाँ है? पैलेस होटल, अजय ने कहा। संजय ने तारीफ की, पैलेस होटल जयपुर का सबसे शानदार रेस्तरां है, मैं तो वहां खाने की हिम्मत नहीं करता। कमाल है महिंद्रा साहब। अजय मुस्कुराया। उसने राहुल की ओर गर्व भरी नजर डाली, मानो कह रहा हो, आज तुझे हमारा फर्क दिखाऊंगा। आगे के एपिसोड सुनने के लिए